स्वतंत्रता का सेलिब्रेशन या सैकड़ों सुसाइड का। आजादी का पर्व आज 15 अगस्त त्योहार। नमस्कार दोस्तों, आ गया एक और 15 अगस्त। आजादी का, स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का एक और वर्ष बीत गया। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे। एक बार फिर स्कूलों में देशभक्ति गीत बजाए जाएंगे। कुछ बच्चे भाषण देंगे, कुछ बच्चे नाटक प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अधिकांश बच्चों की रुचि इनमें नहीं होगी। अधिकांश बच्चों की रुचि मिठाई में होगी, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में होगी। वह इंतजार कर रहे होंगे स्वीट्स का, मिठाई का, और मिठाई लेकर अपने घर जाने का, अर्थात छुट्टी मनाने की जल्दबाजी। काश ऐसा होता कि मैं भी आपको इस नूतन स्वाधीनता दिवस की शुभकामना दे पाता, हार्दिक बधाई दे पाता, पर इसके पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयां छुपी हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स छुपे हैं कि दिल खुश होने के बजाय तड़प जाता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह दर्दनाक इंसिडेंट हुए हैं स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में, और इसलिए मेरा आजादी के दिन ना तो बधाई देने का मन करता है और ना शुभकामना देने का, ना मिठाई खाने का। कुछ फैक्ट थोड़ा विचलित करने वाला है, दिलों को दहला देने वाला है, इसलिए कमजोर दिल वाले उस सेक्शन को, मतलब सेक्शन नंबर 4 को स्किप कर दे। लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ नॉर्मल बातों से। फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट तो यह है, पहला और सबसे सिंपल सा फैक्ट तो यह है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वज फहराते नहीं, ध्वजारोहण करते हैं। ध्वज फहराने और ध्वजारोहण करने, इसमें थोड़ा सा फर्क है। ध्वजारोहण में ध्वजा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसे कहते हैं फ्लैग होस्टिंग, जबकि ध्वज फहराने में ध्वजा पहले ही ऊपर बंधा हुआ होता है, उसे केवल फहराया जाता है, अर्थात उसकी रस्सी खोली जाती है, और यह होता है 26 जनवरी को, और यह होता है राष्ट्रपति के हाथों। इसे कहते हैं अनफर्लिंग द फ्लैग। लेकिन 15 अगस्त को ध्वज नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के पहले तो भारत का राजकीय ध्वज तिरंगा नहीं था ना, यूनियन जैक था। को 15 अगस्त 1947 को पहली बार तिरंगा ध्वज प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया गया, और इसी परंपरा को कायम रखते हुए प्रत्येक 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है, और यह प्रधानमंत्री के हाथों होता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो राष्ट्रपति नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उस समय हुआ करते थे गवर्नर जनरल, और वह था लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि उसके एक दिन पहले तक भारत का वाइसराय हुआ करता था। तो आ जाते हैं फैक्ट नंबर 2 पर। 14 और 15 अगस्त के बीच की रात को अंग्रेजों ने भारत पर अपना कब्जा औपचारिक रूप से छोड़ दिया और 2 टुकड़े में तोड़ दिया, और जिनका नाम दिया गया भारत और पाकिस्तान, या इंडिया और पाकिस्तान। तो आज का इंडिया और 14 अगस्त 1947 का इंडिया एक नहीं है। आज का इंडिया उस इंडिया के मुकाबले केवल 70% है, बाकी 30% बन गया पाकिस्तान। के जो भी हो, देश के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, और देश के गवर्नर जनरल बन गए लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल की तुलना आज की तारीख में हम राष्ट्रपति से कर सकते हैं, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल की ताकत अधिक थी, क्योंकि विभाजन की प्रक्रिया पूरी होना थी, संसाधनों का बंटवारा होना था, आबादी का ट्रांसफर होना था। इसलिए सोचा गया कि अभी लॉर्ड माउंटबेटन ही दोनों देशों के गवर्नर जनरल बने। नेहरू तो इस व्यवस्था में बहुत खुश थे, क्योंकि उनके लॉर्ड माउंटबेटन से बहुत अच्छे संबंध थे, और लेडी माउंटबेटन से तो और भी ज्यादा अच्छे संबंध। तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को बड़े ही शौक से देश का गवर्नर जनरल बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो बने लियाकत अली खान, और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान के जन्म की वजह माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को लॉर्ड माउंटबेटन ने बोतल में उतारने की पूरी कोशिश की, उन्हें यह समझाने का खूब प्रयत्न किया कि यदि वह संयुक्त इंडिया के गवर्नर जनरल रहेंगे, अर्थात माउंटबेटन संयुक्त इंडिया के गवर्नर जनरल रहेंगे, तो पाकिस्तान के हितों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना टस से मस नहीं हुआ। तो फैक्ट नंबर 2, यह जान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी अंग्रेजों का हस्तक्षेप हमारे देश में बना रहा, और यह इंटरफेरेंस केवल औपचारिक नहीं था। हकीकत यह है कि देश के डिफेक्टो रूलर, वास्तविक शासक माउंटबेटन ही थे। तो सवाल आता है कि आजादी के बाद भी एक अंग्रेज भारत का शासक क्यों बना रहा। तो आ जाते हैं फैक्ट नंबर 3, और तीसरा फैक्ट यह है कि आजादी के बाद देश की हालत वह हो गई, नेहरू और पटेल के हाथ पैर फूल गए। उन्हें लगा कि वह देश के हालात संभाल नहीं पाएंगे। हुआ यूं कि विभाजन के पहले से ही देश में भीषण दंगे चल रहे थे, सांप्रदायिक दंगे, हिंदी में कहे तो हिंदू मुस्लिम दंगे। लेकिन विभाजन के बाद इन दंगों ने विकराल रूप ले लिया। इतना विकराल रूप ले लिया कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे लोग
पागल हो गए। इस समय लॉर्ड माउंटबेटन शिमला में जाकर गर्मियों की छुट्टी मना रहा था। नेहरू पटेल दौड़े दौड़े उसके पास गए और उससे विनती करी कि कृपया देश की बागडोर संभाल लीजिए, हमसे तो देश नहीं संभल रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, जरूर संभाल लूंगा, लेकिन मेरे को एक वचन दो कि जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा तो मेरे बीच में दखल अंदाजी कोई नहीं करे। और सरदार पटेल और नेहरू दोनों ने वचन दे दिया। आगामी कई महीनों तक लॉर्ड माउंटबेटन देश का शासन चलाते रहे। आज की पीढ़ी के लोगों के मन में यह विचार आ सकता है या सवाल खड़ा हो सकता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, हमारे नेताओं के नेहरू पटेल के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने एक बार फिर से अंग्रेज के हाथों देश की बागडोर सौंप दी। दोस्तों, फैक्ट नंबर 4 पर, और यह फैक्ट थोड़ा विचलित करने वाला है, दिलों को दहला देने वाला है, और इसलिए कमजोर दिल वाले इस सेक्शन को स्किप कर दें। देश का बंटवारा तो हो गया, आधा मुल्क बन गया हिंदुस्तान और आधा मुल्क बन गया पाकिस्तान। पाकिस्तान वालों ने कहा कि मुसलमान के लिए यह पाकिस्तान है और तुम हिंदुओं के लिए वह हिंदुस्तान है। लेकिन जिस हिस्से को पाकिस्तान माना गया, अर्थात लाहौर, कराची, रावलपिंडी, ढाका, वहां हिंदू भी रहते थे। और वह हिंदू गांधी और नेहरू पर भरोसा किए हुए थे कि देश का बंटवारा नहीं होगा। इन भोले भाले या सीधे शब्दों में कहें तो बेवकूफ हिंदुओं को यह समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या होने वाला है। गांधी जी ने बोला था कि अगर देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा, मेरे जीते जी देश का विभाजन नहीं होगा। तो ढाका, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, सकरगढ़ जैसी जगहों के हिंदू और सिख देखते सोचते रहे कि गांधी तो जिंदा है तो विभाजन भी नहीं होगा। लेकिन एक दिन अचानक विभाजन हो गया और उन हिंदुओं पर भीषण आक्रमण शुरू हो गए। यह आक्रमणकारी दंगाई हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा तो चाहते ही थे, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ चाहते थे। हम अपनी तरफ से ज्यादा फैक्ट और डेटा ना देते हुए केवल इतना बता दे कि विभाजन के समय 10-20 हजार नहीं, 10 लाख लोग मारे गए। जो मर गए वो तो किस्मत वाले थे, लेकिन जो बच गए उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। उनके साथ 10-20 नहीं 100 बार रेप हुआ और फिर उन्हें अगवा करके धर्मांतरित कर लिया गया। एक एक शहर, एक एक गांव में हुई घटना का विस्तार से वर्णन करना ना तो संभव है ना ही जरूरी है। हम आपको केवल एक प्रत्यक्षदर्शी का संस्मरण सुना देते हैं या आंखों देखी घटना के बारे में बता देते हैं। सिख मुसलमानों की तुलना में बहुत कम थे। उनका सबसे बड़ा डर यही था कि उनकी बहन बेटियों को जबरदस्ती उठा लिया जाएगा, कन्वर्ट और रेप किया जाएगा। एक मुसलमान था, गुलाम रसूल उसका नाम था। उसने एक लड़की की डिमांड की थी। उसने कहा कि मुझे एक लड़की दे दो, मैं सबको जाने दूंगा। लेकिन सिख असलियत जानते थे। मेरे पिताजी ने अपनी बेटी को बुलाया, मान बेटा आ जा। 18-19 साल की मेरी बहन सिर झुकाकर बैठ गई। मेरे पिताजी ने उठाई कृपाण और उसका सिर कटकर परे जा गिरा। फिर यही किया मेरे चाचा ताऊ ने अपने घर की बच्चियों को। केवल खट 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 की आवाजें आ रही थी। 60 साल बाद भी मुझे याद है, कोई रोई नहीं, कोई भागी नहीं, बस वाहेगुरु जपती रही। जिन लोगों को भारत की स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के बारे में और डिटेल में जानने की इच्छा हो, क्यूरियोसिटी हो, वह लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट जरूर पढ़ ले। फैक्ट नंबर 5। अब आपके दिमाग में सवाल यह खड़ा हो सकता है कि क्या यह खून खराबा, क्या यह हत्या, क्या यह बलात्कार आगजनी टाला नहीं जा सकता था? क्या यह टाला नहीं जाना चाहिए था? दोस्तों, हमारी हालत उस समय ऐसी थी जैसे कि कबूतर की होती है। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली है ही नहीं, लेकिन बिल्ली तो अपना काम करती है। वह समय पर कबूतर पर झपट्टा मार के कबूतर का काम तमाम कर देती है। लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, कराची, ढाका के रहने वाले हिंदुओं के साथ यही हुआ। उन पर भेड़ियों ने झपट्टा मारा और उनका काम तमाम कर दिया। जो लाहौर में ट्रेन में चढ़े थे अमृतसर उतरने के लिए, अमृतसर में उनके शरीर तो पहुंचे, लेकिन उन शरीरों में जान नहीं थी। उन्हें तलवारों से छलनी किया जा चुका था। ऐसी 1-2 नहीं, अनेक ट्रेन आई जिसमें यात्री एक भी नहीं था। सारी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। और हमारी आज भी मानसिकता वही है, हमारा आज भी दिमाग वही कबूतर वाला। कहते हैं जो इतिहास से सबक नहीं लेते वह इतिहास को फिर से भुगतते हैं
फिर से दोहराते हैं। 1947 के बाद केवल 42 इयर्स के बाद ये कहानी कश्मीर में रिपीट हुई। इस बार मरने वाला, पिटने वाला, इज्जत खोने वाला पंजाबी नहीं थे, बंगाली नहीं थे, इस बार कश्मीरी थे। पंडितों के घर के बाहर दीवारों पर लिख दिया गया था, हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो लेकिन अपनी बहू बेटियों को यहीं छोड़ देना। जी हाँ दोस्तों, 1989 में कश्मीर से पंडितों का सफाया कर दिया गया। 6 लाख कश्मीरी पंडित को घाटी छोड़ने पर विवश हो गए, हजारों मारे गए और हजारों का बलात्कार हुआ। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह हुआ स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में, और इसलिए मेरा आजादी के दिन न तो बधाई देने का मन करता है, न शुभकामना देने का मन करता है, और न ही मिठाई खाने का। तो दोस्तों अब उस फैक्ट पर आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, फैक्ट नंबर 6। तो बोले तो बीमारी का कारण बीमारी के सिम्टम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। बीमारी की बजाय बीमारी के लक्षण हमें ज्यादा महसूस होते हैं। जैसे कि मलेरिया के समय हमें महसूस होता है कि किस तरह मरीज 104-105 डिग्री बुखार में कांप रहा है। 104 या 105 डिग्री का बुखार उतना बुरा नहीं होता है जितना बुरा यह है कि उस मरीज के अंदर एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फैला हुआ है, उसके खून में वह बैक्टीरिया फैला हुआ है। अब ठंडी पट्टी रखने या पैरासीटामोल खाने से बुखार भले थोड़ी देर के लिए टल जाए, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होगी, बीमारी फिर उभर कर आएगी। जैसे कि 1947 की बीमारी 1989 में फिर उभर कर आई, और इस बार यह कश्मीर के रूप में उभर कर आई, कश्मीरी पंडितों के रूप में उभर के आई, आगे किसी और के रूप में उभर कर आएगी। तो अब इस बीमारी का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कौन है, इस बीमारी का एनाफिलीज मच्छर कौन है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ये समझना आपके विवेक पर निर्भर करता है कि हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। इतना तो कई लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना है, अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना के एफर्ट से पाकिस्तान बना, लेकिन कम ही लोग यह जानते हैं कि यह मोहम्मद अली जिन्ना किसी समय लोकमान्य तिलक का चेला था। वह राष्ट्रवादी था, वह सांप्रदायिक नहीं था। उसे सांप्रदायिकता की तरफ किसने धकेला, वह सांप्रदायिकता की तरफ क्यों गया? क्योंकि उस समय अर्थात 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना को कोई नहीं पूछता था। कांग्रेस में पूछ परख होती थी अली ब्रदर्स की, अर्थात मोहम्मद अली, शौकत अली, या मोहम्मद अली और शौकत अली कट्टर सांप्रदायिक थे। वंदे मातरम का विरोध करते थे, हिंदी का विरोध करते थे, देश में मुसलमान के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहते थे, और चाहते थे कि दुनिया में खिलाफत स्थापित हो जाए, अर्थात तुर्की में खलीफा स्थापित किया जाए और वह पूरी दुनिया पर राज करे। 1919 में इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की में स्थापित खलीफा को गद्दी से उतार दिया था। गांधी जी इन अली बंधुओं को सर आंखों पर बिठाते थे, उन्हें मुसलमान का प्रतिनिधि मानते थे, और इसलिए अली बंधु खिलाफत स्थापित करने के लिए रोते रोते तुर्की गए। लेकिन तुर्की के मॉडर्न शासक कमाल पाशा ने उन्हें टका सा जवाब देकर भगा दिया। कमाल पाशा ने कहा कि इस्लाम ने तुर्की को कुछ नहीं दिया और इसलिए उनकी खिलाफत स्थापित करने में कोई रुचि नहीं है। लेकिन अली बंधु संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने गांधी जी को खिलाफत आंदोलन शुरू करने के लिए मना लिया। परिणाम यह हुआ कि केरल में मोपला मुसलमान यह मानने लगे कि खिलाफत स्थापित हो गई है, और उन्होंने वहां के हिंदुओं पर भीषण आक्रमण कर दिया, जिससे कि हजारों हिंदू मारे गए। गांधी जी ने इस मोपलाओं द्वारा हत्याओं की निंदा नहीं की, बल्कि उनका भी पक्ष लिया। यह वही गांधी है जिन्होंने महाराणा प्रताप और शिवाजी को भटका हुआ देशभक्त बताया था, जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का पक्ष नहीं लिया। इसी गांधी ने दंगाई मोपलाओं का पक्ष लिया, जिसके हाथ हजारों हिंदुओं के खून से सने हुए थे। गांधी ने तो स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल राशिद को भी अपना भाई बता दिया। गांधी की इसी मानसिकता को समझते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यह सोचा कि उसको यदि पॉलिटिकल तरीके से प्रोग्रेस करना है, क्योंकि राष्ट्रवाद से तो उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी, उसे कट्टरवादी इस्लामी बनना पड़ेगा, और वह कट्टरवादी इस्लामी बन गया। आगे क्या हुआ यह तो आप लगभग जानते ही। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करने लगी। जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता बन गया। अंग्रेजों ने भी उसे खूब प्रोत्साहन दिया। उसके बाद देश बट गया और लाखों हिंदू कट गया। 1937 के बाद मुस्लिम लीग खुले रूप से पाकिस्तान के पक्ष में आ गई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ उन्होंने इसी शर्त पर दिया कि बाद में अंग्रेज अलग से पाकिस्तान बनवा देंगे, और अंग्रेजों ने अपना वादा निभाया। 1937 का चुनाव मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई थी। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई, लेकिन 1946 के जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग ने मुस्लिम क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी। यह विजय केवल पंजाब, सिंध और बंगाल में नहीं मिली, बल्कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हैदराबाद में भी मुस्लिम लीग को प्रचंड जन समर्थन मिला, अर्थात मुसलमान का जन समर्थन मिला। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, वर्तमान का तेलंगाना, सभी जगह मुसलमान ने मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट दिया, पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया। यह वह फैक्ट है जो हम उस कबूतर की तरह नजरअंदाज कर देते हैं जिसके सामने बिल्ली आई।
हम यह सोचते हैं कि इन लोगों ने 1947 के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया होगा, अब उनका दिल पाकिस्तान की तरफ से मुड़ के हिंदुस्तान की तरफ आ गए होंगे, अब इनमें राष्ट्रीयता जाग गई होगी, अर्थात भारत के लिए राष्ट्रीयता। अब यह हिंदुओं के खून के प्यासे नहीं होंगे। कबूतरों सोचते रहो कुछ भी, बिल्ली को तो जब झपट्टा मारना है तब मार ही देगी। तुम अपनी आंखें बंद किए रहो या आंखें खोल के चौकन्ने रहो, मर्जी तुम्हारी है। पैरासीटामोल खा लेने से 104 डिग्री का बुखार उतर गया होगा, लेकिन एनाफिलीज मच्छर अभी भी हवा में घूम रहे हैं, अभी भी आपके खून में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बैक्टीरिया हैं। तो वक्त ही बताएगा कि आपको फिर से कब 104 डिग्री बुखार आता है, कब से आप फिर से कांपते हुए बिस्तर पकड़ लेते हैं। सोचना आप अपने विवेक से। यदि आपको बुरा लगे तो जरूर लगाना, हमने तो फैक्ट्स रख दिए। यदि फैक्ट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।